हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कंप्यूटर जीके की आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट। तो इंटरनेट होता क्या है, सब लोग यूज करते हैं। इवन अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आप लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अलाउज पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। इंटरनेट क्या है? एक बिग बुक की तरह से है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेज होते हैं। एक बुक है, जैसे बुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, तो इंटरनेट क्या है, एक बिग बुक ही मान लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारे नॉर्मल पेज ना होके क्या होते हैं, वेब पेजेज होते हैं। तो इंटरनेट को आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल नेटवर्क। पहले हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को वन बाय वन कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है कि नेटवर्क बनता है। ऐसे ही बहुत सारे ओवरऑल वर्ल्ड हमने नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इंटरनेट बन गया। आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो इंटरनेट जो शुरू हुआ था वो आरपानेट से शुरू हुआ था। आरपानेट क्या था? यूएस डिपार्टमेंट का अमेरिका में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे 4 सिस्टम्स को अलग अलग जगह पे रख के कनेक्ट किया गया था और उस फर्स्ट नेटवर्क का नाम दिया गया था आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और 1969 में ये फर्स्ट नेटवर्क बनाया गया था। आरपानेट जो यूएस में आर्मी की एक डिपार्टमेंट ने बनाया था। अब आपको अगर इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट कनेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? हमें आईएसपी से मिलता है, जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे बीएसएनएल से आप ले सकते हो, आप एयरटेल से ले सकते हो, वोडाफोन और एओएल, अदर किसी भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो वो सब हमारे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे, आईएसपी। इसके अलावा इंटरनेट से कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे ये सभी जो मैंने इसमें डिफ़ाइन किए गए हैं, इन सभी तरीके से आप इंटरनेट चला सकते हो। आप वायरलेस के थ्रू चला सकते हो, आप मोबाइल में अपने रिचार्ज करा के, वो भी एक तरह से वायरलेस का एग्जांपल है। आप हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे अपने फ्रेंड को इंटरनेट सर्विस दे सकते हो। डायल अप कनेक्शन के थ्रू आप इंटरनेट शुरू में चलाते थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप ले सकते हो। जब हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो उसमें जो मॉडेम मिलता है हमें, वो डीएसएल मॉडेम ही होता है। आप केबल मॉडेम के थ्रू भी चला सकते हो, आप सैटेलाइट के थ्रू चला सकते हो, या फिर आईएसडीएन भी एक तरीका है। तो ये सभी मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब इनको वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे फर्स्ट मैंने दिया है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईएसडीएन क्या होता है? अलाउ यूजर टू सेंड डेटा, वॉइस एंड वीडियो कंटेंट। मतलब आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, और मॉडेम और टेलीफोन लाइन की मदद से हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं, वॉइस सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं और वीडियो सिग्नल्स भी सेंड कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन बहुत स्टार्ट की अगर हम बात करें तो जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो उसके लिए क्या होता था कि हमारे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होना ज़रूरी होता था। फिर हम एक मॉडेम कनेक्ट करते थे, उस मॉडेम को हम मॉडेम को के द्वारा जो इंटरनेट चलाते थे उसी को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं। तब हमें एक डायल अप कनेक्शन बनाना होता था। बट उस टाइम ये प्रॉब्लम क्या होता था कि जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते थे उस टाइम हमारा फ़ोन एंगेज रहता था, फ़ोन नहीं आता था। उसके बाद फिर और नए नए इन्वेंट होते गए, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता गया, मॉडेम अब आते हैं जिसमें हम दोनों काम कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट का एक अलग कनेक्शन रहता है और फ़ोन लाइन का अलग कनेक्शन रहता है। इस तरह का ये डेटा केबल इसमें दिखाया हुआ है। ये मॉडेम में कनेक्ट होता था, एक पीसी भी कनेक्ट होता था और उसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विसेज यूज करते थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पता है कि अगर हमें हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना है तो बीएसएनएल और अदर टेलीकॉम कंपनियां हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें स्पीडली हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इंटरनेट की जो स्पीड होती है बहुत अच्छी होती है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करने के लिए हमें एक कनेक्शन लेना होता है। हमें एक मॉडेम प्रोवाइड करता है आईएसपी। मॉडेम हमें अपने घर में लगाना होता है। उस मॉडेम में टेलीफोन की लाइन भी लगती है। फिर उस मॉडेम से आप वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो, या फिर वायर्ड कनेक्शन आप अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। तो उसको हम डीएसएल मॉडेम बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक फुल फॉर्म रहता है इसका।
ये दिखाया गया है पूरा कनेक्शन कि ये DSL मॉडेम है, फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और इसमें से ये एक फ़ोन केबल गई है जो फ़ोन आउटलेट में लगेगी, घर में जो फ़ोन का आउटलेट होता है मॉडेम में कनेक्ट होगा। फिर मॉडेम से एक डेटा केबल RJ45 इसमें लगा होता है, जबकि इसमें RJ11 लगा होता है। और ये मेरे एक सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगी। सिस्टम में कनेक्ट होके वाईफाई के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं या वायर्ड कनेक्शन भी ले सकते हैं और कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। एक दूसरा तरीका भी होता है, केबल मॉडेम भी आता है। जैसे जिस तरह से हम टीवी केबल यूज करते थे कि केबल कनेक्शन लेके हमें टीवी के सारे चैनल्स टीवी में आते थे, उसी तरह से केबल ऑपरेटर आपको क्या करेगा, एक केबल प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा भी आप वाईफाई भी अभी अवेलेबल है बहुत सारे, मेरे ख्याल से सभी सिटीज़ में अलग अलग कंपनीज के होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम इंटरनेट चला सकते हैं, जिसे हम केबल मॉडेम बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है इंटरनेट यूज करने के लिए। इसके अलावा हमने ISP से कनेक्शन ले लिया, मेरे पास सिस्टम है, तो अब मुझे इंटरनेट चलाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इंटरनेट को एक्सेस करूँगा। तो वैसे तो विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन आ गया, नया उसको रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से नया सॉफ्टवेयर आ गया है। इसके अलावा हम अलग से भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो वो सब क्या है, वो वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं, इनको हम कभी कभी वेब क्लाइंट भी बोलते हैं। और जो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो मोज़ेक था, फर्स्ट ब्राउज़र। जब आप इंटरनेट आपने ब्राउज़र खोल लिया, अब ब्राउज़र ओपन करने के बाद में इंटरनेट शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं और सबसे ऊपर जाके एड्रेस टाइप करते हैं वहाँ पे, तो उसको हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है। और जैसे ये लिखा हुआ है HTTP फॉर एग्जांपल mahindra.org यूजर डाउनलोड, ये तो ये पूरा मेरा URL हो गया। तो इस URL में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो लिखा होता है ये प्रोटोकॉल होता है, फिर हम सर्वर का नाम होता है, फिर पाथ होता है और फिर हमारी रिसोर्स फाइल होती है जो हमें ओपन करनी होती है। तो ये पूरा URL कहलाता है, फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा फिर जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं बैक में। जैसे HTTP है तो HTTP प्रोटोकॉल काम क्या करेगा, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका एक नया वर्जन आ गया HTTPS जो सिक्योर्ड होता है। तो ये हमारे किसी भी वेब पेज को ओपन करने का काम करता है। मैं जो भी वेब पेज ओपन करूँगा तो वेब पेज जो मेरा होता है वो HTML में लिखा होता है, और किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का, ओपन करने का जो काम करता है वो HTTP प्रोटोकॉल करता है। इसके अलावा एक FTP प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम होता है किसी भी फाइल को डाउनलोड करना या अपलोड करना। इंटरनेट से कोई भी डेटा हम डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, तो वो FTP प्रोटोकॉल ही वहाँ पे काम कर रहा होता है। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम FTP साइट टू द क्लाइंट इज नोन एज डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग आप लोग समझती होंगी कि आप अपने PC से इंटरनेट पे कुछ डालते हैं, जैसे फेसबुक पे आप कुछ पोस्ट करते हैं तो अपलोड कर रहे होते हैं, किसी दूसरे की पोस्ट को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग होता है। टेलनेट क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये प्रोटोकॉल होता है, ये भी एक, और ये डेस्कटॉप के लिए होता है, ये रिमोट डेस्कटॉप के लिए। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है कि जैसे आपके पास सिस्टम है, मेरे पास भी सिस्टम है, और आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप मुझसे कुछ उसके बारे में हेल्प चाहते हो, तो हम क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को अपने सिस्टम में एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप शो माई PC यूज कर सकते हैं, टीम वीवर यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जब हम दोनों उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो टेलनेट प्रोटोकॉल काम करता है। आपकी एक ID जनरेट होती है, फ़ोन पे आप ID मुझे बताएंगे, ID कंप्यूटर में डालते ही उस एप्लीकेशन पे, तो तुरंत आपका डेस्कटॉप पूरे मेरे डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। तो उस टाइम बैक में जो काम कर रहा था वो टेलनेट प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। www क्या होता है, सबको पता है www क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने। शॉर्ट में इसको W3 बोलते हैं। 1989 में इसको इन्वेंट किया गया था। और एक W3C होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो www के लिए काम करती है।
ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है, एक तरह से इंटरनेट पे बहुत सारी लाखों वेबसाइट्स होती हैं, तो वेबसाइट का एक जाल है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, www। अब इंटरनेट तो हमें पता है, अब इंट्रानेट क्या होता है। जैसे इंटरनेट का मतलब होता है कि कोई, जैसे बैंक है, स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक की ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी हज़ारों ब्रांचेज हैं, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच सारी कनेक्टेड होती है, बट उनका अपना पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क है, कोई थर्ड पर्सन उसमें एंटर नहीं कर सकता, वो सिक्योर्ड होता है। तो किसी एक कंपनी का अपना पर्सनल नेटवर्क जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है और केवल अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता है, उसे हम इंट्रानेट बोलते हैं। जैसे एसबीआई का इंटरनेट अपना पर्सनल इंटरनेट है, कि किसी भी कंपनी का अपना पर्सनल इंट्रानेट हो सकता है। एक्स्ट्रानेट, सपोज दो कंपनी है, उनका अपना पर्सनल इंट्रानेट है, अपना पर्सनल नेटवर्क है, बट किसी बिजनेस पर्पज़ से या एजुकेशन पर्पज़ से वो अपने नेटवर्क को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पे जो भी हम ओपन करते हैं वो वेब पेज होता है, मतलब एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML लैंग्वेज में लिखा होता है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट ग्रुप ऑफ वेब पेजेज होते हैं। एक वेबसाइट वेब पेजेज बनाने के बाद ही वेबसाइट बनती है, उनको एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। वेब पोर्टल क्या होता है? पोर्टल आपका एक तरह से शॉर्ट वेबसाइट ही है, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सपोज आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो आपने कुकिंग पे एक वेबसाइट बना ली। सपोज आपको पोएम्स अच्छी लगती है, आपने पोएम्स से अपना एक पोर्टल बना लिया, तो वो वेब पोर्टल होता है, जिसपे एक चीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जबकि इंटरनेट पे हर टॉपिक से रिलेटेड जानकारी होती है। अब सर्च इंजन क्या होते हैं? तो इंटरनेट पे सबको पता है, आप लोग सर्च करने का काम कहाँ करते हैं? मोस्टली आप लोग गूगल पे करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है और सबसे अच्छा सर्च इंजन है। गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन है, जैसे बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बाइडू चाइना में यूज होता है, ask.com, AOL.com, याहू, रेडिफ, ये सभी सर्च इंजन है, सर्च इंजन का काम भी करते हैं। जैसे याहू एंड रेडिफ कहेंगे कि ये वेबसाइट्स होती हैं, बट ये सर्च इंजन का काम भी करते हैं, सर्च इंजन भी होते हैं। ये सभी सर्च इंजन हैं जिसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। कोई हम उसमें जो लिखते हैं उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। तो सर्च करते हुए कीवर्ड मतलब हम जो सर्च करते हैं वो छोटा होना चाहिए ताकि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ही खुले। इंटरनेट की बात करें और ईमेल की बात ना हो ही नहीं सकता। तो ईमेल सबसे स्टार्ट में तो सर्विसेज इंटरनेट की ईमेल के लिए यूज होती थी। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल को जो इन्वेंट किया था वो रे टॉमलिंसन ने किया था। तो रे टॉमलिंसन थे जिन्होंने इंटरनेट को ईमेल को स्टार्ट किया था, ईमेल सर्विस को। ईमेल सर्विस सबको पता है, आप एक जैसे हम लेटर पोस्ट करते हैं ऐसे ही एक ईमेल को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कहीं भी सेंड कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड्स आप सेंड कर सकते हो। आप ईमेल यूज करने के लिए हमारे पास ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ईमेल आईडी के लिए आप जीमेल यूज कर सकते हैं, याहू यूज कर सकते हैं, रेडिफ यूज कर सकते हैं, हॉटमेल यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी बनानी होती है। जब हम ईमेल आईडी बना लेते हैं तो उसके अंदर देखेंगे अलग अलग फ़ोल्डर्स होते हैं। जैसे इनबॉक्स का फ़ोल्डर होता है, तो इनबॉक्स किस लिए होता है? जितने भी लोग हमें मेल भेजेंगे वो सभी हमारे इनबॉक्स में आएंगे। सेंड का मतलब होता है कि जितने भी मैंने दूसरों को मेल भेजे जो सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं वो सेंट में रहेंगे, और कुछ मेल ऐसे होते हैं कि मैंने सेंड कर दिए बट सेंडर तक अभी पहुंचा नहीं है, तो वो आउटबॉक्स में रहेगा। आउटबॉक्स उसे कंटेन करेगा जो अभी पेंडिंग है। कंपोज पे हम क्लिक करते हैं जब किसी को मेल करना होता है, तो कंपोज का ऑप्शन होता है, एक लिंक ओपन होता है जहाँ पे आप मैसेज राइट करते हैं और फाइल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। स्पैम, बल्क या जंक फोल्डर होते हैं, तो इन पे अनवांटेड कमर्शियल मैसेज आके कलेक्ट हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और किसी ने मार्केटिंग पर्पज़ से, एडवर्टीजमेंट पर्पज़ से जो बहुत सारे भेजे हैं। ड्राफ्ट होता है कि आपने कोई मैसेज लिखा बट फिर सेंड नहीं किया आपने, तो वो ड्राफ्ट में मिलेगा आपको। जो मेल आपको मिले और आपने जो डिलीट कर दी है वो आपको ट्रैश फोल्डर में मिलेंगे। इसके अलावा कंपोज करते हैं मेल पे, तो और क्या क्या कंपोनेंट वहाँ में दिखाई देते हैं? वहाँ पे टू आता है। टू हम किस लिए यूज़ करते हैं? जिसको मुझे मेल सेंड करना है उसका ईमेल आईडी में टू के सामने प्रिंट करता हूँ।
फिर उसके नीचे CC लिखा रहता है, CC मतलब कार्बन कॉपी। इसी मेल को मुझे किसी दूसरे ईमेल आईडी पर भी सेंड करना है तो CC में मैं उसका ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने एक मेल 3 लोगों को भेजा है, एक को मैंने टू में एक एड्रेस लिखा, दूसरे का CC में लिखा और थर्ड का BCC में लिखा। तो जो 2 और CC लिखा है वो तो दिखाई देगा, एक दूसरे को पता रहेगा कि ये मेल मेरे अलावा इसको भी भेजा गया है। बस BCC में जिसका नाम डाला जाएगा वो हाइड रहेगा, उसका ईमेल आईडी के बारे में दूसरों को नहीं पता लगेगा कि ये मेल इनको भी भेजा गया है। सब्जेक्ट में हम मेल के बारे में सब्जेक्ट टाइप करते हैं, उसके बाद मैसेज एरिया में पूरा डिटेल टाइप करते हैं और लास्ट में सिग्नेचर लाइन में अपने सिग्नेचर्स या नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप किसी मेल को कंपोज करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्लॉग एक वेबसाइट ही होता है जिस पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। सोशल नेटवर्किंग सबको पता है, जिस पे हम किसी भी अननोन पर्सन से बात कर सकते हैं, उससे ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेंड वगैरह में। तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जीमेल हो गया, लिंक्डइन हो गया। कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि ये ऑप्शन देता है और पूछता है इनमें से प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सा है। तो लिंक्डइन जो रहता है वो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आता है, क्योंकि इस पे सभी प्रोफेशनल्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं और जिनको जॉब चाहिए होती है वो लोग उस पे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे और भी सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगा, CCC एंड O लेवल के टॉपिक्स पे।